ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद दोज कंपाउंड्स which are obtained from लिविंग सिस्टम. जो कंपाउंड्स आपको लिविंग सिस्टम से मिले उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पे आप शुगर ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, लैक्टिक एसिड ले सकते हो, फैट ले सकते हो. तो इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी हमारे पास अवेलेबल है. तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि जो कंपाउंड लिविंग सिस्टम से मिलेगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पढ़ोगे तो आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसी की एक और डेफिनेशन बनाई गई. ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनमें पाया गया कि ये सारे कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन से. और कार्बन का सबसे बड़ा साथी कौन है? हाइड्रोजन. यानी कि आपको पता है कि कार्बन नेचर में कैसा होता है? टेट्रावेलेंट. कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है. अगर कार्बन ने किसी भी दूसरे एलिमेंट से वो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो वो स्टेबल है. कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता. अगर किसी ने उसके 4 बॉन्ड बनाने में उसकी मदद करी और वो स्टेबल हो गया तो दैट्स इट. लेकिन अगर कार्बन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है उसको स्टेबल करने के लिए, तो कौन आएगा? हाइड्रोजन. हमेशा हाइड्रोजन उसकी मदद करेगा टू अटेन स्टेबिलिटी. तो यहाँ देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर किससे बने होते हैं? कार्बन से. उसमें कार्बन के अलावा मेजर एलिमेंट कोई दूसरा नहीं है. कार्बन के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? हाइड्रोजन. इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं. या तो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? देखो, एक डेफिनेशन तो ये हो गई और एक दूसरी डेफिनेशन में आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन of hydrogen and carbon and in some traces of nitrogen, phosphorus, sulfur, oxygen, etc. तो organic compound is the study of hydrocarbons or their derivatives. तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस से मिलके बनते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से. बाकी कुछ ट्रेसेस में, मतलब बहुत कम मात्रा में, कभी कभी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं उनमें. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर उनके डेरिवेटिव्स. तो डेरिवेटिव्स कैसे बोलेंगे? जैसे हाइड्रोकार्बन, आप एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, तो अगर आप एक ही कार्बन लेते हो तो कार्बन टेट्रावेलेंट है. अब इसकी वैलेंसी पूरी करने तो कोई नहीं आ रहा, तो कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन. तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4. तो दिस इज CH4. और आपने 10th क्लास में कुछ नेमिंग्स भी पढ़ी होंगी. एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ. तो इसे क्या बोलेंगे? दिस इज मीथेन, क्योंकि इसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया, और जहां बॉन्ड सिंगल होता है वहां क्या लगाते हैं? एन. अब यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उस एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या कनेक्ट करें? एक क्लोरीन, तो ये बनेगा CH3Cl. तो अब ये जो CH3Cl है ये किससे बना है? CH4 से बना है ना. तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का क्या है? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब आपको कुछ एक पुरानी चीज से कोई नई चीज बनानी है, तो आप क्या करोगे? उसमें से कुछ चीजें कम कर दो और उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दो. तो हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, जो किससे बना है? मीथेन से. और इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है. ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, जबकि हमने चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं किए. सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन कनेक्ट किया और कंपाउंड ही चेंज हो गया. तो इस तरह के कंपाउंड आपको यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिलेंगे. तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड. अभी जब हम नेमिंग करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, कि हम इसको मिथाइल क्लोराइड क्यों लिख रहे हैं, या इसको हम क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं. तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे. इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े ये तो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं,
और ज़्यादातर देखा गया है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। हमने बनाए नहीं है, बस जो मिले हैं उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद पता चला मेजर जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन। अब कार्बन ही क्यों, पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो कार्बन में ऐसा क्या जो बाकी सब में नहीं है। तो हम बोलते हैं कि कार्बन ना तो देखो, अगर आप मेटल्स लेते हो तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। कार्बन आता है बीच में, ना तो ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा मेटल है, ना ये बहुत अच्छा नॉन मेटल। तो ये ज़्यादातर क्या कोशिश करता है, शेयरिंग करने की। तो पहली बात ये शेयरिंग करता है। दूसरी बात, शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन से करता है, 4 से। तो इसकी वैलेंसी मैक्सिमम है, मतलब 4 के बाद तो आपकी वैलेंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है ना, 4 3 2 1, तो सबसे मैक्सिमम वैलेंसी यही शो करेगा। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें, एनामोलस बिहेवियर का मतलब डिफरेंट बिहेवियर, जो कि बाकी सबसे कार्बन में अलग है, वो क्या है। सबसे पहला है कोवेलेंसी जो है कार्बन की, वो कितनी है, 4। तो आप इसे बोल सकते हो इट इज जनरली टेट्रावैलेंट इन नेचर। इतना क्लियर है। दूसरा हम बोलते हैं कि जो कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई। आप देखते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे छोटे छोटी चेन्स नहीं मिलती कि 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, लॉन्ग कार्बन चेन्स होती है 19 20 25 43 54। तो अब इतने सारे, अगर आपको एक लंबी चेन बनानी है किसी एलिमेंट की और 54 एलिमेंट्स लगातार कनेक्ट करने हैं, तो वो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता। कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, अपने साथ ही कौन सा दूसरा एलिमेंट कनेक्ट कर सकता है, मतलब अपने साथ लिंकिंग कौन कर सकता है, कितनी ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो वो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, कार्बन में, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट में क्या है, क्यों आप देखते हो अगर एलिमेंट का साइज बहुत छोटा है, उनके बीच में एक बॉन्ड बना, तो हम बोलेंगे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, रिपल्शन। रिपल्शन हुआ तो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर एटम का साइज बड़ा हुआ तो बड़े बड़े साइज के एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हाई, और बॉन्ड अगर ज़्यादा बड़ा बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, लो। तो ऐसे केस में जब एटम का साइज ज़्यादा छोटा हो या एटम का साइज ज़्यादा बड़ा हो तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता और वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, इसीलिए इसकी कैटिनेशन टेंडेंसी हाई है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाता है, बाकी कोई और एलिमेंट यहाँ पे नहीं पाया जा रहा। दूसरी बात अगर हम करें तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने स्टडी किए तो हमने देखा कि लिविंग सोर्सेज से हमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये देखा गया कि क्या हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना भी सकते हैं लैब में, जैसे बाकी कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो इनिशियली एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 1818 में एक थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करी गई, जैसे बर्जीलियस ने इस थ्योरी दी तो उन्होंने ये बोला कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सब तो लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, और लिविंग सोर्सेज क्या, नेचुरल है, प्रकृति में चीज़ें अपने आप होती हैं। अब एक आम का पेड़ है तो वो आम ही देगा ना, अमरूद तो देगा नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दुनिया में जो चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट करती है ना, सबका अपना एक फंडा है, सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लांट्स है, कोई सब्जी देने वाला है तो सब्जी देगा, और वेजिटेबल या फ्रूट्स है तो फ्रूट्स ही देगा। तो सबका अपना एक अलग नेचर है, और हम ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते कि आम का पेड़ आम ही क्यों देता है या अमरूद का पेड़ अमरूद ही क्यों देता है, ये तो नेचर है। तो नेचर में कुछ चीज़ें अपने आप एग्जिस्ट करती हैं। अब हर चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर नेचर है कि जैसे काऊ, गाय जो है वो दूध देती है, तो अब आप बोलो गाय दूध क्यों देती है, तो ये एक अजीब सी बात हो गई ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लिविंग सिस्टम है, उसका अपना नेचर है, तो वो आपको मिल्क प्रोवाइड कर ही रही है। अब यहाँ हम बोलते हैं कि अगर लिविंग सिस्टम, लिविंग सोर्सेज से आपको कोई चीज़ ऑब्टेन हो रही है, कोई चीज़ आपको मिल रही है,
तो उसके अंदर, उस लिविंग सिस्टम के अंदर एक फोर्स है, और वो फोर्स हमें नहीं पता कौन सी फोर्स है, क्योंकि हर एक लिविंग बॉडी में अपनी एक अलग ही फोर्स है, तभी तो वो आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करके दे रहा है। अब उस फोर्स का नाम तो हमें पता नहीं क्या है, तो वो फोर्स क्या हो गई, एक मिस्ट्री, इसीलिए हम उस फोर्स को बोलते हैं मिस्टीरियस फोर्स। तो हर एक लिविंग सिस्टम में एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, जिस फोर्स की मदद से वो आपको कुछ कंपाउंड्स दे पाता है, तो दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। आपके लिविंग सिस्टम में उस वाइटल फोर्स का होना जरूरी है। अगर उस बॉडी में वो वाइटल फोर्स ना हो तो क्या वो सिस्टम आपको कोई कंपाउंड दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो बर्जीलियस ने बोला हम लैब में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको लिविंग सिस्टम से मिलती हैं, और लिविंग सिस्टम में एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो कि वाइटल इन नेचर है। वाइटल का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, होनी ही चाहिए। तो बर्जीलियस की थ्योरी यही थी, he said that every living body has some mysterious force by which it was able to produce some compounds. तो बस ये बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी में तो चीज़ें फिर यहीं रुक जाती हैं आके, क्योंकि अब तो नेचर में चीज़ें अपने आप ही बनेंगी, आपका काम है सिर्फ मिलें और पढ़ लो बस आप उनको, क्योंकि आप बना तो पाओगे नहीं। लेकिन जब बर्जीलियस की थ्योरी आई, काफ़ी सालों तक ये थ्योरी चली, और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने लैब में एक रिएक्शन करी और एक्सीडेंटली यहाँ से यूरिया प्रिपेयर हो गया। यहाँ पर एक कंपाउंड लिया गया अमोनियम साइनेट NH4 और जब हमने इस कंपाउंड को हीट किया तो पाया कि जब आप इसे हीट करोगे तो ये आपको एक कंपाउंड बना के देगा NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये कोई एक रिएक्शन कर रहा होगा, उस रिएक्शन से अमोनियम साइनेट प्रिपेयर हुआ। जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो पता चला यूरिया बन गया। अब यूरिया को तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यूरिया की प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमें पता ही है। अब जैसे ही हमें ये कंपाउंड हमें मिला तो कंफर्म हो गया कि अच्छा, मतलब कंफर्म है कि ये यूरिया तो है। तो अभी यहाँ से एक इंडिकेशन आया कि जो ये बोला करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी पे ब्लो आ गया एकदम से। तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने जब सोचा कि अगर ये बन सकता है तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, तो धीरे धीरे करके अब साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी को हटा के दिमाग में रखा कि हाँ, चीज़ों को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। तो जैसे फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बनाया, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोल्बे। कोल्बे ने एक कंपाउंड प्रिपेयर किया जिसका नाम था एसिटिक एसिड। तो यहाँ से एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी लैब में बना लिया गया। बर्थिलॉल नाम का एक साइंटिस्ट आया, इसने मीथेन गैस को लैब में प्रिपेयर करके दिखाया। तो इस तरह से अब तो साइंटिस्ट धीरे धीरे करके आने लगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लग गए। तो अभी यहाँ से कंफर्म होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। क्लियर है? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे हमारे, उसमें हमने पाया कि ज़्यादातर कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं, कार्बन से। अब अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ज़्यादातर आप देखोगे कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है और कार्बन की मोस्ट प्रोबेबल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से बनते हैं, sp, sp2, sp3। अब यहाँ पे आपको पता है कार्बन के पास d ऑर्बिटल तो नहीं होता, तो d नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये sp दिखा सकता है, sp2 दिखा सकता है या sp3 दिखा सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व की, तो पहला sp3 हो सकता है, दूसरा sp2 हो सकता है और तीसरा sp हो सकता है। अब अगर ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आती हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर के बारे में बताओ।
कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक sp3 है, एक sp2 है और एक sp है, तो इन तीनों में वो कंपाउंड जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो कौन सा होगा? sp3 वाला, sp2 वाला या sp वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा s करेक्टर कहाँ आ रहा है? sp में 50-50% है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, अट्रैक्शन करने की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल कौन सी होती है? s। तो जहां s ज्यादा होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp का हाई, फिर sp2 एंड देन sp3। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ इन तीनों कंपाउंड्स में से किसकी सबसे ज्यादा होगी? sp3, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हाई होगी? sp। तो sp का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर sp2 एंड देन sp3। क्लियर? इसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हो उसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब आप सबने चैप्टर नंबर 4 तो पढ़ा ही है और 4th चैप्टर में सिग्मा बॉन्ड्स भी पढ़े हैं और पाई बॉन्ड्स भी पढ़े हैं, तो उसको तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा, वैसे तो सिग्मा ही बनाएगा, पर अगर कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट हुआ तो वो पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है ओपन चेन कंपाउंड की। अगर आप एक ओपन चेन कंपाउंड में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चीजें बिल्कुल ओपनली एक्सप्लेन करनी है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें वहाँ हर एलिमेंट समझ में आना चाहिए, किसने किसके साथ बॉन्ड बनाया वो समझ में आना चाहिए और कितने बॉन्ड्स बनाए वो भी समझ में आना चाहिए। तो जैसे अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4, तो आप उसे अगर ओपन चेन कंपाउंड में रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसे ऐसे लिखोगे, लाइक दिस। तो अब हमें सब कुछ समझ आ रहा है। जैसे अगर मुझे 3 कार्बन की एक चेन बनानी है तो ओपन चेन अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से 3 कार्बन कनेक्ट करेंगे। ये कार्बन ने अभी कितना बॉन्ड बनाया? 1। इसको अभी और कितने की जरूरत है? 3। तो बाकी के 3 क्या कनेक्ट होंगे? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 और इस कार्बन के साथ फिर से 3। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ऐसे अगर मान लो आपको बनाना है C डबल बॉन्ड C, मतलब 2 कार्बन की चेन है और बीच में एक डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड कितने आए? 2। और कितने की जरूरत है? 2 की। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे और यहाँ भी 2। तो दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ी बहुत नेमिंग अगर आपको आती हो तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। ये तो पहले से ही पता है, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अभी करेंगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें एक ही कार्बन है और सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसे क्या बोलेंगे? मीथेन। यहाँ 3 कार्बन है, 3 के लिए होता है प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन। ठीक, तो ये कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं जिनको हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया। अब क्या हुआ कि जब ओपन चेन रिप्रेजेंटेशन आई तो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सारी चीजें समझ आ रही थी, लेकिन बाद में थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि इतने, अगर मान लो आपके पास कंपाउंड है जिसमें कार्बन 20 है या 50 हैं, अब इतनी लंबी चेन बनाओ, आपका रजिस्टर भी खत्म हो जाएगा, इंक भी खत्म, लेकिन कंपाउंड अब भी नहीं बना पूरा। तो कुछ तो ऐसा हो कि आप इतने बड़े कंपाउंड को लिखने में भी टाइम लगेगा। अब कुछ चीज़ें तो सबको समझ में आती हैं, लाइक कार्बन से हाइड्रोजन जब भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, इसको बार बार बताने की क्या ज़रूरत है। तो हमने एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन निकाली जिसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। ये तो ओपन चेन था। इसके बाद सेकंड आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कंडेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो कंडेंस स्ट्रक्चर में हमने क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देना है।
जो चीजें आप हटा सकते हो उनको हटा दो, जहां तक आपको चीजें समझ में आती हैं उनको आप एक्सप्लेन मत करो, जो चीज जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है बस वो चीजें एक्सप्लेन करो। तो जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, प्रोपेन है, प्रोपेन को अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोपेन को हम लिखेंगे CH3, CH2 और CH3। तो अब ये छोटी जगह में आ गया। और भी अगर आपको ये समझ में आता है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा बना है, सिंगल, तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन कनेक्ट किए तो ऑब्वियसली बात है एक बॉन्ड तो इसने आगे भी बनाया होगा, क्योंकि बिना 4 के तो ये स्टेबल होगा नहीं, तो आप आगे वाले 2 बॉन्ड्स भी ओमिट कर सकते हो। तो चाहो तो आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, CH2, CH3। अब ये अंडरस्टूड है कि हवा में तो लटके नहीं होंगे, बीच में बॉन्ड्स तो बने ही होंगे, तो उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से अगर मान लो आपको ये बोला जाए कि आप बनाओ इथीन, और इथीन का आपको कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम इसको बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डबल बनाना पड़ेगा क्योंकि कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ CH2 CH2 तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि सिंगल है ये डबल, इसीलिए इस तरह से हम डबल रिप्रेजेंट करेंगे। डबल या ट्रिपल को रिप्रेजेंट करा जाता है, सिंगल को आप हटा सकते हो। तो कंडेंस में ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि आप सिंगल बॉन्ड्स को हटा दो, सारे जितने सिंगल हैं उन सबको हटा दो, बस जहाँ डबल या ट्रिपल है बस उनको ही मेंशन करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आप लिखो इथेन। अगर आप इथेन लिख रहे थे तो आप पहले जब कंडेंस स्ट्रक्चर लिखते थे तो ऐसे लिखोगे CH3 CH3, तो ये तो हो गया आपका कंडेंस फॉर्म। अब इसी को अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको सिर्फ एलिमेंट लिखने हैं। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो दैट्स इट। प्रोपेन, अगर मान लो आपको बोला जाए प्रोपेन, तो प्रोपेन वैसे होता है CH3 CH2 CH3, लेकिन अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना है तो लिखोगे C3H8। तो अब यहाँ जब आप मॉलिक्यूलर लिखते हो ना तो मॉलिक्यूलर लेवल तक सारे बच्चे नहीं जा सकते, जिनका थोड़ा दिमाग अच्छे लेवल पे चलता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जा सकते हैं। उनको समझ आएगा कि भाई अब जैसे कि मान लो आपने पूरे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड्स है, कितनी लंबी चेन बन रही है आपकी, यहाँ आपको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ तो बस आपको उठा के बता दिया कि इस मॉलिक्यूल में इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इतने ऑक्सीजन है, दैट्स इट। अब कौन कहाँ लगेगा वो खुद तुम दिमाग लगाओ। तो मॉलिक्यूलर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि चीज़ें यहाँ सब लोग आसानी से नहीं समझ सकते, और यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी होती है कि अगर इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्म दे दिया तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम बोलते हैं कि साइक्लिक चेन भी बन सकती है, इसमें चाहे तो सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, तो कौन सा बना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है, पर ये थोड़ा और शॉर्ट पैटर्न हो गया। और अगर आपको और भी ज़्यादा शॉर्ट करना है तो बिल्कुल ही लिखना बंद कर दो, अब हम लिखेंगे ही नहीं कुछ, बस डंडे बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर मुझे इथेन बनाना है तो इथेन को मैं सिर्फ ऐसे बनाऊंगी, बनिए। प्रोपेन को हम कैसे बनाएंगे? प्रोपेन इज लाइक दिस, प्रोपेन। ब्यूटेन बनाना है आपको तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन। तो अब ये और छोटा हो गया, आप छोटी सी छोटी जगह में इसको बना पाओगे। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सिर्फ बॉन्ड्स बनाते हैं, बाकी कुछ बनाते ही नहीं है। यहाँ हर बॉन्ड का जो कॉर्नर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। और एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4, वो तो फिक्स है। अब जैसे ही मैंने एक डंडा बनाया तो इस एक बॉन्ड में कितने को किनारे हैं? 2, तो 2 कॉर्नर्स, यानी कार्बन कितने हुए? 2। तो 2 कार्बन से हमें पता है एक तो बॉन्ड ही बन चुका है, बाकी के यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, और यहाँ भी कितने होंगे? 3। तो इसीलिए इसको एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज इथेन। तो अब ये यहाँ तक आपको खुद समझना पड़ेगा कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ऐसे ही अगर मैंने प्रोपेन को ऐसे बनाया तो मुझे दिख रहा है ना यहाँ कॉर्नर पे कार्बन, कॉर्नर कितने हैं? 3, तो यानी 3 कार्बन की चेन है। और आप देख रहे हो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल।
दूसरे और तीसरे के बीच में भी कैसा है, सिंगल। तो यहाँ इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया तो ये CH3 होगा, इसने 2 बॉन्ड बनाए तो ये CH2 होगा, और इसने एक बनाया तो CH3, तो दिस इज प्रोपेन। सेम ये क्या होगा आपका 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन। और हर कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल। अब इसको मैं आड़ा टेढ़ा जैसे मर्जी बना लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टोटल यहाँ कार्बन कितने हैं, मान लो इस तरह से बना दिया, कार्बन तो 4 ही हैं। तो आप इस चाहो तो आप ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसे घुमा घुमा के बनाना, तो वो तो वैसे कैसे भी बना के दे देंगे। अगर मान लो आपको इस तरह से एक कंपाउंड दे दिया जाए, तो यहाँ कॉर्नर 1 1 2 3 और ये लास्ट वाला कॉर्नर 4, तो टोटल 4 कॉर्नर है, यानी एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में भी सिंगल, पर तीसरे और चौथे के बीच में कितना है, ट्रिपल। ठीक, तो अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ 3 कॉर्नर बना दो, वो सिर्फ बॉन्ड ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे सिंगल है तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, डबल है तो 2 बना देंगे, और ट्रिपल है तो 3। हाँ, तो यहाँ पे अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितने, 1, पाई कितने, 2, तो यानी 2 पाई और 1 सिग्मा आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। आपको ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो या तो बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देंगे, जैसे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए आता है तो हम ओपन चेन यूज नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, कंडेंस, क्योंकि कंडेंस में चीजें छोटी भी रहती हैं और सबको आसानी से समझ भी आ जाती है। मॉलिक्यूलर वाले में तो समझना मुश्किल है, और ज्यादातर, और दूसरा कौन सा देते हैं, बॉन्ड लाइन। तो जब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आएगा तो या तो कंडेंस फॉर्म देंगे या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देंगे। क्लियर। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करते हैं तो क्लासिफिकेशन में जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन कर किसकी रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की। तो यानी कि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। अब हाइड्रोकार्बन की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन को एक नाम दिया जाता है एलिफैटिक और क्लोज चेन को एक नाम दिया जाता है साइक्लिक। तो यानी हाइड्रोकार्बन गेट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर आप एलिफैटिक की बात करते हो, मतलब ओपन चेन की बात कर रहे हो, तो जब आप ओपन चेन की बात करते हो, ओपन में मतलब चेन एकदम स्ट्रेट है, कैसे भी हो सकती है, बस ओपन है। अब उस ओपन में तो सीधी सीधी चेन भी आ सकती है या फिर ब्रांच चेन भी तो आ सकती है। तो ओपन चेन के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा वाला हमारा आता है ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूं CH3 CH2 CH3, तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है क्योंकि ओपनली सब कुछ दिख रहा है, और स्ट्रेट चेन सीधी चेन बनी हुई है, इसलिए ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर मान लो मैंने 4 कार्बन की सीधी चेन बना दी इस तरह से, तो ये भी तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब इसी में अगर मैं कुछ आपको ऐसा बना के दूं तो ये है तो ओपन, लेकिन इसमें ये एक CH3 नीचे लटका हुआ है ना, इसीलिए ये क्या है, ब्रांच चेन। ब्रांच होती है मतलब इधर उधर टांग हाथ पैर सब निकले हुए हो कंपाउंड में, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, ब्रांच है। जैसे कि अगर मान लो आपको इस तरह से कुछ दे दिया जाए तो ये भी क्या हो गया आपका, ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ये दोनों ही ओपन चेन है, बस दोनों में फर्क है कि वो स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। तो आप इनको भी एलिफैटिक बोलोगे और इनको भी एलिफैटिक ही बोलेंगे। क्लियर। बस नेमिंग तो जब हम नेमिंग करेंगे तब बताएंगे कि इसकी नेमिंग किस तरह से करी जाएगी। अब एक तो हो गए ओपन चेन, दूसरे हो गए क्लोज चेन। तो क्लोज को क्या बोलते हैं, साइक्लिक। अब साइक्लिक आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में फर्क क्या, अगर आपकी साइकिल में सिर्फ एक ही टाइप का एटम है तो वो होमोसाइक्लिक है,
अगर आपकी साइकिल में अलग अलग एटम्स हैं तो वो हेटेरोसाइक्लिक है। तो होमोसाइक्लिक कंटेन सेम एटम और हेटेरोसाइक्लिक कंटेन डिफरेंट एटम। अब होमोसाइक्लिक की बात करें तो ये आगे जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ऐसे ही हेट्रो भी आगे जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो दोनों का सेम है। पहले हम होमोसाइक्लिक वाले स्टडी करते हैं। तो होमोसाइक्लिक में हमने आगे जाके दो कैटेगरीज बनाई, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी जहां तक है होमोसाइक्लिक से तो मुझे समझ आ गया कि मुझे एक साइकिल बनानी है और उस साइकिल के अंदर एटम कैसे होने चाहिए, सेम। अब सेम एटम को दो कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया गया, तो देखो एलिसाइक्लिक, एली वर्ड कहां से उठाया, एलिफैटिक से, और साइक्लिक वर्ड कहां से उठाया, साइक्लिक कंपाउंड से। तो हमने क्या करा कि अगर आप किसी एलिफैटिक कंपाउंड को साइकिल में कन्वर्ट कर देते हो तो वही क्या हो जाता है, एलिसाइक्लिक। जैसे कि आपने यहाँ 3 कार्बन की सीधी चेन ली थी तो ये एलिफैटिक था। इसी 3 कार्बन की सीधी चेन को अगर मैं क्लोज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। अब आप देख लो यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 ही तो कार्बन है, लेकिन ये तीनों क्या हो गए अब, क्लोज्ड। तो वो था सिंपल प्रोपेन और ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। तो एलिसाइक्लिक के अंदर कंपाउंड एलिफैटिक जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वो सीधे होते हैं और ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो एलिसाइक्लिक रिजेंबल एलिफैटिक। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास 4 कार्बन की एक सीधी चेन है और इसी 4 कार्बन की सीधी चेन को मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया तो ये अब किस कैटेगरी में आएगा, एलिसाइक्लिक। ठीक। तो यहां पे आप इसे क्या लिख सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल 4 कार्बन ब्यूटेन होते हैं और ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सीधी चेन बना रहे हैं या हम ब्रांच चेन बना रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन है कि मुझे सिंगल ही बॉन्ड्स बनाने हैं, मैं डबल या ट्रिपल भी तो बना सकती हूँ। तो इसी तरह से क्योंकि हम एलिफैटिक को ही अब किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, साइकिल में, तो साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड भी आ सकते हैं, डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बना के दे दूं तो ये भी एलिसाइक्लिक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल। बस इधर कितना था, सिंगल, बस इतना ही डिफरेंस। तो ये बॉन्ड सिंगल डबल वो कहीं भी आ सकते हैं। क्लियर हो गया एलिसाइक्लिक। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटाइन सॉरी। ठीक, क्योंकि साइक्लिक है, 4 कार्बन है, ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। तो ये तो हो गए जस्ट जो एलिफैटिक का क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया तो एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के अंदर वो कंपाउंड्स आएंगे विच फॉलोज हकल रूल या विच कंटेन्स एरोमा। एरोमेटिक कंपाउंड एक साइक्लिक की एक कैटेगरी होती है जिसमें हम देखते हैं कुछ हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो आपको एरोमा प्रोवाइड करते हैं, जिनमें अलग सी खुशबू आती है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हर कंपाउंड की खुशबू तो चेक करेंगे नहीं एरोमेटिक जानने के लिए, तो हमारे पास कुछ टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि वो कंपाउंड एलिसाइक्लिक है या फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए जस्टिफाई करने के लिए एक रूल आता है जिसका नाम है हकल रूल। तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करता है तो वह एरोमेटिक है, नहीं करता है तो एलिसाइक्लिक है। अब ये हकल रूल क्या होता है, ये फॉलो करता कैसे है, इसको हम हाइड्रोकार्बन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस तुम इतना समझ लो कि एरोमेटिक वो होते हैं विच फॉलोज हकल रूल। क्लियर। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनसे आप देख के समझ जाओगे कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो एरोमेटिक आगे जाके ये भी आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होते हैं बेंजीनॉइड और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। इसको हम आगे यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा एरोमेटिक।
तो अभी एरोमेटिक में हमने बताया जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिक आगे जाके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड और एक होते हैं आपके नॉन बेंजीनॉइड। जो बेंजीन से बनते हैं वो बेंजीनॉइड और जो बेंजीन से नहीं बनते वो नॉन बेंजीनॉइड। अब बेंजीन की शक्ल तो आपने शायद पहले भी देखी हो। अगर आप इस तरह से कंपाउंड बनाते हो 6 कार्बन और वो इस तरह से क्लोज्ड होते हैं और इसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड आते हैं, एक छोड़ के एक, तो यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन कितने हैं 6 और इनके साथ हाइड्रोजन भी कितने हैं 6, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये क्या है C6H6 जिसका नाम क्या है बेंजीन। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंफर्म है क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करता है। तो जहां भी तुम्हें बेंजीन जैसी शक्ल का कोई बंदा दिख जाए तो कंफर्म कर लेना कि वो एरोमेटिक है। और दूसरी बात, जो भी कंपाउंड, अब एरोमेटिक में दो कैटेगरीज आ गई ना, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो एरोमेटिक में जहां बेंजीन है या बेंजीन से कुछ और बना हुआ है तो वो बेंजीनॉइड है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ और ही रिंग है, तो फिर वो किस में आएगा, नॉन बेंजीनॉइड। जैसे कि मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया नेप्थलीन, ये हमने 2 रिंग ली और इसको कनेक्ट कर दिया, ये आपका देखो बेंजीन जैसा ही है ना, तो ये कंपाउंड बेंजीन से मिलके बना है, इसीलिए ये भी किस कैटेगरी में आएगा, बेंजीनॉइड। इसका नाम है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल्स होती है कपड़ों में रखते हैं, वो यही होती है। अब इसी तरह से नॉन बेंजीनॉइड की अगर हम बात करें तो नॉन बेंजीनॉइड में कौन से आएंगे, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं हो लेकिन वो हकल रूल को फॉलो करें, वो नॉन बेंजीनॉइड में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां ले सकते हो ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में जैसे आप एक कंपाउंड लो, दिस इज ट्रोपोलोन। अब ये देखो, ये बेंजीन तो नहीं है पक्का, लेकिन बेंजीन जैसा कुछ अजीब अजीब सा है, एलिसाइक्लिक तो ये हो नहीं सकता, तो फिर ये किस में आएगा, एरोमेटिक। अच्छा, आपको जहां भी ऐसा लगे कि कुछ रिंग्स अजीब सी हैं, मतलब कुछ भयानक टाइप की इनकी शक्ल होती जा रही है, तो फिर वो किस कैटेगरी में डाल देना, एरोमेटिक की कैटेगरी में। अब एरोमेटिक में अगर उसकी शक्ल बेंजीन जैसी दिखती है तब तो बेंजीनॉइड है, और बेंजीन के अलावा कुछ और दिखती है तो नॉन बेंजीनॉइड। तो हम पढ़ रहे थे साइक्लिक, साइक्लिक में हमने पढ़ा होमोसाइक्लिक। अब तक मैंने जितने भी कंपाउंड्स बनाए उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि मैंने जो रिंग बनाई है उस रिंग में कार्बन के अलावा कुछ नहीं आया, यहाँ ऑक्सीजन आया तो ये रिंग से बाहर है, रिंग तो बनी नहीं है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये भी एलिसाइक्लिक है, वो सॉरी ये भी आपके होमोसाइक्लिक है, और जो हमने एलिसाइक्लिक पढ़े थे वो भी होमोसाइक्लिक है, क्योंकि एलिसाइक्लिक में भी कार्बन की चेन बनी थी और यहाँ पे भी चेन कार्बन की ही है। चेन में कार्बन होना चाहिए, चेन के बाहर आप कोई भी एलिमेंट कनेक्ट करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो साइक्लिक में 2 कैटेगरीज थी, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रो। होमो के अंदर कार्बन की ही चेन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं। हेट्रो के अंदर चेन में कार्बन के साथ साथ कुछ और भी एंटर कर सकता है, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, हेट्रो की कैटेगरी में। जैसे अगर हेट्रोसाइक्लिक डिफाइन किया जाए तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर सेम 2 कैटेगरीज आती हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की डेफिनेशन यहां अब भी सेम, बस देखो अगर आपका एलिफैटिक कंपाउंड है और मैंने उसे साइकिल में कन्वर्ट कर दिया तो एलिसाइक्लिक, और जो हकल रूल को फॉलो करे वो एरोमेटिक। बस वहां और यहाँ फर्क इतना होगा कि वहां पे चेन में सिर्फ कार्बन है, यहाँ चेन में कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट कनेक्ट होंगे। जैसे कि अगर मैंने पहले 3 कार्बन की चेन ऐसे ली थी तो आप इसे एलिसाइक्लिक बोलते थे, और एलिसाइक्लिक में कौन सी कैटेगरी डालते थे, होमोसाइक्लिक। लेकिन अब मुझे हेट्रोसाइक्लिक लेना, तो मैं इसका एक कार्बन उड़ा दूंगी और इसकी जगह क्या लगाएंगे, एक ऑक्सीजन। तो अब आप देख रहे हो ये 3 एटम की रिंग है, लेकिन इस 3 एटम में 2 क्या है, कार्बन, और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो ये हेट्रोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक है, ठीक, और इसका नाम है ऑक्सीरेन, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो आपको इस तरह से इस तरह का एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और उसमें एक क्या कार्बन की जगह सल्फर, तो इसे बोला जाएगा
टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। और अगर इसी के अंदर आपको कुछ ऐसा आया, O, बीच में O आ गया, 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन, इसे बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे THF बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आप ले सकते हो यहाँ पिरिडीन, ये दिख तो बेंजीन जैसा रहा है, पर इसमें 1 कार्बन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन।